आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बेसिकली ये काम टॉर्क वाला ही है, लेकिन अब हमको समझना है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को ये स्पैनर की जो है एग्जांपल को देखना पड़ेगा कि स्पैनर की क्या कहता है और किस तरह से हम लोग इस पे काम करते हैं। मोस्टली अगर हम घर में स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं या अपनी जो घर की टैप होती है उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो आपका जो नट होता है या वो जो टैप होती है वो टाइट होना शुरू हो जाती है या बंद होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह का टॉर्क या इस तरह का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसकी बहुत सी एग्जांपल है, जैसे हमने स्पैनर की एग्जांपल देखी कि क्लॉकवाइज घुमाए हैं, तो उसके बाद हमने उसके बारे में पढ़ा कि टैप के बारे में मैंने आपको बताया। अगर टैप की एग्जांपल ले लें कि किसी भी चीज को जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो वो टाइट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके अदर हैंड दूसरी तरफ मूव करें तो अगर हमने किसी नट को लूज करना हो तो हमें स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, और इस तरह से जो टॉर्क या जो मूवमेंट पैदा होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर नट हमारा टाइट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर नट लूज हो रहा है तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। बॉडी जो होती है वो रेस्ट की हालत में होती है अगर उसके ऊपर लगने वाले तमाम के तमाम मूवमेंट जो होते हैं उनका सम जीरो हो। ठीक है, मतलब अगर एक बॉडी है उसके ऊपर लगने वाले वो से क्लॉकवाइज मूवमेंट भी हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी हैं, और लगने वाले तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट और लगने वाले तमाम के तमाम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर एक दूसरे के बराबर होंगे तो बॉडी बैलेंस होगी। फॉर एग्जांपल, ये जो आप लोगों को यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है कि अगर ये लड़की जो बैठी है इसका वेट ज्यादा था और इसका डिस्टेंस कम है, और ये लड़का बैठा है इसका वेट कम है लेकिन डिस्टेंस लार्ज है, तो इसका दोनों का मूवमेंट बराबर होगा तो ये जो आपका प्लैंक है, ये जो आपका शीशा है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी आगे पीछे होंगे तो ये मामला जो होंगे वो खराब होंगे। इसी तरह से ये जो आपको बात तस्वीर नजर आ रही है इनमें दोनों का वेट भी सेम है और दोनों का साइज डिस्टेंस भी सेम है। जब ये दोनों सेम सेम है तो इसका मतलब ये है दोनों का मूवमेंट सेम पैदा होगा, टॉर्क सेम पैदा होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो टॉर्क है वो किस होता है, वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो वेट है ये भी फोर्स ही है एक, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये ज्यादा फोर्स वेट है और ये कम डिस्टेंस है, इसका मतलब है जितना मूवमेंट ये पैदा करेगा उतना ही मूवमेंट ये इधर वाला पैदा करेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। इसीलिए इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो ये है, अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले तमाम के तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को जमा कर लें और उसके ऊपर लगने वाली तमाम के तमाम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को जमा कर लें, इन दोनों का सम अगर जीरो के बराबर आता है या दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो बॉडी बैलेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, सेंटर ऑफ मैस बेसिकली क्या चीज होती है, ये हम लोगों ने काफी ऑब्जर्व किया है कि बॉडी जो होती है वो मूव करती है इफ इट्स इंटायर मैस इज कन्फाइंड एट वन पॉइंट। अगर किसी भी बॉडी के एक ऐसे पॉइंट के ऊपर फोर्स लगे जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मैस कन्फाइंड करता है, आग लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, अब फोर्स अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर और किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर लगाते हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस ना करे, दैट इज द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। मतलब बात ये है, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है और फोर्स लगाने के बाद वो उसी डायरेक्शन में मूव की है जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है, और वो बॉडी रोटेट ना करे, मतलब मैंने अगर उसको स्ट्रेट फेंका तो वो स्ट्रेट ही जाए, घूमना ना शुरू कर दे, तो वो बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर पूरे का पूरा मैस जो होता है बॉडी का वो कन्फाइन कर रहा होता है। इसके लिए एग्जांपल के लिए इसने कहा कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी। ये जो हम लोग को तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, जैसे बॉल है, एक तरफ ब्लू बॉल है और दूसरी तरफ रेड बॉल है। वो कहता है दो मैच हैं ए और बी रिजिड रॉड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो ओ पॉइंट हम लोगों को नजर आ रहा है ना, ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट बेसिकली क्या है, ये ओ पॉइंट इसका वो पॉइंट है जहां से हम पे इस बॉडी का पूरा मैच कन्फाइन करता है। हमें लगता है कि जहाँ पे ये पूरे का बॉडी, अगर मैं बॉडी बताऊंगा जीरो पॉइंट के ऊपर से पकड़ के, तो ये नीचे 4.18 की तरह रोटेट नहीं करेगी।
ठीक है, ये गोल गोल सीधा मूव करता चली जाएगी, रोटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इससे हटके फोर्स लगाऊंगा, जैसे मैंने ब्लू के पास लगाई, तो ये रोटेट करना शुरू कर दी, सीधा मूव नहीं की। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई ये नीचे इसकी तरफ, क्या कहते हैं, रेड बॉल की तरफ, फिर भी ये रोटेट करना शुरू हुई, स्ट्रेट नहीं गई। स्ट्रेट ये तब मूव करेगी फोर्स की डायरेक्शन में, ये तब जब हम इसके ओ पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ओ पॉइंट के ऊपर इस बॉडी का सारा मास कन्फाइंड कर रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेस द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाता हूँ और वो फोर्स लगाने के बाद मूव करे, रोटेट ना करे, रोटेट होता है घूमना, और मूव करने का मतलब होता है सीधा जाना, वो सीधा मूव करे लेकिन रोटेट ना करे, वो पॉइंट किसी भी बॉडी का कहलाता है सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर मैं उस पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी मूव करेगी, रोटेट नहीं करेगी कभी भी। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास।